पुराने संबंध क्या कहें, बांग्लादेश भारत का ही पार्ट, बहुत सारे देशों में चुनाव हैं, बांग्लादेश में भी हैं। कुछ बताओ कि क्या है पॉलिटिकल सिनेरियो। एक प्रोवर्ब है कि फ्रॉम किचन टू द बैलॉट, पूरा ही बांग्लादेश और इंडिया की एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है। भारत बांग्लादेश बहुत करीबी रिश्तेदारी है, हिस्टोरिकली बहुत कनेक्शंस है, पॉलिटिकली तो है ही। इलेक्शन के दौरान यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, डिफिकल्ट सिचुएशन बता सकते हो आप। कहीं पे भी वायलेंस। बीएनपी जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ा ऑपोजिशन है अवामी लीग की, उन्होंने इस बार इलेक्शन बॉयकॉट किया है। अभी जो इलेक्शन है वो बहुत क्रूशियल है। क्यों शेख हसीना को वापस आना चाहिए, मतलब भारत के लिए शेख हसीना न्यू दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है अवामी लीग। हेलो, द पैम्पलेट के कॉफ़ी क्रॉनिकल्स में आज निर्वा मेहता नहीं है, और इसलिए मैं हूँ और मेरे साथ हैं श्रेयसी सिन्हा। श्रेयसी का परिचय ये है कि श्रेयसी अभी एसोसिएट एडिटर हैं डीएसए की, और ये रिसर्च स्कॉलर रही हैं। तो हम श्रेयसी से बात करेंगे आज बांग्लादेश के बारे में। अच्छा, श्रेयसी से बांग्लादेश के बारे में बात इसलिए करेंगे कि श्रेयसी का कनेक्शन बांग्लादेश से रहा है। इसकी फैमिली, इनकी अभी भी वहाँ पे कुछ रहती है, एक्सटेंडेड फैमिली। और अभी हाल में ही श्रेयसी उनसे मिलने गई थी, तो वहाँ से आने के बाद हमें लगा कि इनसे बात की जाए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं बांग्लादेश में अभी इलेक्शन भी है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रह सकते हैं आने वाले दिनों में, क्या वो मुद्दे हैं जो इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, किस तरह का कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है जो पहले से हमेशा रहा है, उसकी एक हिस्ट्री रही है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। श्रेयसी, स्वागत है। तो मैं ये बात करना चाहता था तुम्हारे साथ कि बांग्लादेश के साथ तो हमारे संबंध पुराने संबंध क्या कहें, बांग्लादेश भारत का ही पार्ट था। अभी तुम हाल में गई थी बांग्लादेश, और गई तो थी व्यक्तिगत अपनी फैमिली से मिलने, लेकिन क्या देखा, क्या, मैं ये सुनना चाहता था कि क्या देखा वहाँ पे, और किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी, क्योंकि 2024 में बहुत सारे देशों में चुनाव हैं, बांग्लादेश में भी हैं। इनफैक्ट हमारे तो सारे पड़ोसी, अभी मालदीव में हुआ है, बांग्लादेश में होगा, पाकिस्तान में भी फरवरी में है। तो कुछ बताओ कि क्या है पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ का। और पहले तो धन्यवाद आपको हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, और दूसरी बात है सभी को नमस्ते। तो हाल ही में मैं गई थी 23 तारीख को नवंबर की, और आते आते करीब 14 दिन में वहाँ पे रुकी थी। तो मैं विशेषतः टूरिज़्म के पर्पज़ से ही गई थी, लेकिन परंतु मैंने वहाँ की जो वो है एटमॉस्फेयर है, वो थोड़ा सा मैंने देखा। ये है कि बांग्लादेश जो है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईली पोलराइज्ड नेशंस में से, पॉलिटिकली पोलराइज्ड नेशंस में से कहलाते हैं। और भारत के साथ बहुत पुराना संबंध है बांग्लादेश की। 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लैंड बॉर्डर हम शेयर करते हैं। बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। सिर्फ एक तरफ से साउथ ईस्ट में 271 किलोमीटर वो म्यांमार के साथ, जो कि बर्मा है, उनके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे लिए बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं पड़ोसी राज्य में। और सिमिलरली बांग्लादेश के लिए भी हम बहुत एक प्रोवर्ब है कि फ्रॉम किचन टू द बैलॉट, पूरा ही बांग्लादेश और इंडिया की एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो इस बार जब मैं गई थी तब एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था पिछले बारों से, क्योंकि इलेक्शन के दौरान यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकली बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बता सकते हो आप। बहुत रैम्पेंट रैलीज, रैम्पेंट बंद,
और कहीं पे भी वायलेंस हो रहे थे। बीएनपी जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ा ऑपोजिशन है अवामी लीग की, उन्होंने इस बार इलेक्शन बॉयकॉट किया है। और अभी उन लोगों की सबसे चीफ ऑपोजिशन जो है वो है जातीय पार्टी जो है, वो मोहम्मद इरशाद ने जो फाउंड किया था। अभी हाल ही में ये हमको समझ आया ये इधर उधर देख के कि जो है कि अभी जो इलेक्शन है वो बहुत क्रूशियल है। शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना जी का ये 5th टर्म होंगे अगर वो जीत के वापस आएंगे तो। और मैं पहले ये बताती हूँ कि क्यों शेख हसीना को वापस आना चाहिए, मतलब भारत के लिए शेख हसीना न्यू दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है अवामी लीग। इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कि पहले बताया कि भारत बांग्लादेश बहुत करीबी रिश्तेदारी है, हमें हिस्टोरिकली बहुत कनेक्शन से, पॉलिटिकली तो है ही। भारत ही वही नेशन है जो 1971 मुक्त युद्ध में बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा सहायता किए थे और सबसे पहले रिकग्नाइज भी किए थे। और हम लोग सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है दो पड़ोसियों के बीच में सबसे ज़्यादा है। और एक्सपोर्ट में भी कॉटन, पेट्रोलियम और सीरियल्स, ये 3 कमोडिटीज़ बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि नॉट ओनली दैट, मैरीटाइम सेक्टर्स में भी आप अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ देखते हो, बंगोपसागर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत क्रूशियल मैरीटाइम जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो उस दौरान भारत और बांग्लादेश जो है मैरीटाइम, काफ़ी मैरीटाइम चीज़ें भी शेयर करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से, कनेक्टिविटी है ना, तो बहुत चीज़ें शेयर करते हैं। तो इसीलिए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और न्यू दिल्ली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमारा रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश और भारत का एक एमिकेबल रिलेशनशिप होना आवश्यक है, इसीलिए हम लोगों को एक फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पे चाहिए। देखा जाए तो अवामी लीग और बीएनपी के भीतर जो डिफरेंस है, लोग ऐसे मानते हैं कि अवामी लीग जो है वो प्रो हिंदू है या फिर प्रो माइनॉरिटीज है। बांग्लादेश में भी जैसे माइनॉरिटीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज का ही होते हैं, बाकी भी है क्रिश्चियन से, बौद्धिस्ट से, परंतु वो लोग हिंदू माइनॉरिटीज की छत्र छाया में रहते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि अवामी लीग जो है वो प्रो भारत है, यानी थोड़ी बहुत प्रो हिंदू भी है। और बीएनपी के साथ मूल जो डिमार्केशन है और मूल लिमिटेशंस जो हम लोगों की है, ये है कि बीएनपी जो है वो बहुत कट्टर इस्लामिक पार्टी है, क्योंकि उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से रहते हैं। जमात इस्लामी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बैंड है बांग्लादेश में, और उनका ताल्लुक जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश जो कि नामी दामी एक आप कह सकते हो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ है। और बीएनपी का और भी एक खास बात यह है कि उनके साथ पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा दोस्ती है, जैसे कि आईएसआई जो है वो बीएनपी को ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए भारत के लिए ये आवश्यक है कि जो अवामी लीग है वो वापस सरकार गठन करे। परंतु एक ग्रेव कंसर्न ये है कि अवामी लीग का जो पॉलिसी है इलेक्शन को लेके, वो फ्री, फेयर, क्रेडिबल नहीं है। ऐसा एलिगेशन है, ऐसे एलिगेशंस है कि, और ये एलिगेशन ऐसे नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पॉपुलर परसेप्शन है, परंतु ये मतलब बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी ये एलिगेशन है। अच्छा, भारत के लिए कंसर्निंग बात ये है कि अगर ये तो तय है कि शेख हसीना ही आएंगे, ये तय है, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव। अच्छा, उनका अलायंस भी है, उनका अलायंस है, हाँ, तो उनके अलायंस के साथ वही आएंगे, ठीक। परंतु कंसर्न ये है, ये बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस में भी मैं मिली थी बहुत लोगों से, उन लोगों की कंसर्न ये है कि अगर वो आए तो क्या उनका आना और उनका सस्टेनेबिलिटी लेजिटिमेट होंगे, या वो 5 साल होने से पहले ही डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये एक बहुत ग्रेव कंसर्न है। दूसरी कंसर्न ये है कि क्यों मैंने बोला कि फेयर, फ्री और क्रेडिबल इलेक्शंस नहीं होंगे, इसीलिए बोला क्योंकि ये टीवी में भी न्यूज़ है, ये कोई सीक्रेट बात तो नहीं है कि जो सीट्स है वो सिंडिकेट हो रहे हैं, वो बेच दिया जा रहे हैं।
50 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट बेचा गया है। और ये एलिगेशन भी है, ये एलिगेशन है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आई एम सर्टन, परंतु ये एलिगेशन है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी की जो छोटी बहन है शेख रेहना जी, she patronized this buying and selling of constituency seats. नॉर्मली अपने यहाँ भी कभी-कभी पहले सुना जाता है। हाँ, तो ये एलिगेशन है। राइट। ये कितना सही है, इसमें कितना पानी डाला हुआ है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। तीसरी बात ये है कि ये जो सीट सिंडिकेट चल रहे हैं, इसमें फॉरेन एम्बेसीज की भी हाथ है। अच्छा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना भी एलिगेशन आया कि सीट बेचा गया है, ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज में बेचा गया है। बॉर्डर एरिया जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें बेचा गया है। तो ये एक एलिगेशन है जो कि बहुत ग्रेव कंसर्न है। अगर सीट्स बेचा जा रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी कहाँ है? जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है इलेक्शन के लिए, उनका तो कोई क्रेडिबिलिटी फिर नहीं बनते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात यह है कि बहुत लोगों को ये मानना है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ बहुत लोग, इसको मैं स्पेसिफाई करती हूँ, बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस की ही आप सोचो, बहुत लोगों को ये मानना है, और पार्लियामेंटेरियंस भी काफ़ी बात किया मैंने, उन लोगों को ये मानना है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद जो कैबिनेट सिलेक्शन होंगे, अगर हसीना जी ने पुराना कैबिनेट मिनिस्टर्स ही वापस ले आए तो there is a high chance that this government would not sustain 5 years. So there is an immediate requirement of cabinet reshuffle. ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कैबिनेट अगर रीशफलिंग नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि शेख हसीना जी अपने सस्टेनेबिलिटी बना के रख पाएंगे। तो ये एक कंसर्न है। और चौथा कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि there is an absolute lack of freedom of speech and expression and also democracy till a great extent. क्यों मैं बोल रही हूँ, ये जितना दिन मैं वहाँ रुकी थी उसमें मोस्ट ऑफ द डेज वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था थे नहीं। वहाँ पे वैसे भी जियो तो है नहीं, वहाँ की इंटरनेट कनेक्शन वैसे भी बहुत पुअर है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि जब लोग कुछ सिम कार्ड वगैरह खरीदते हैं, जैसे ग्रामीण फोन उन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण सिम है, वो जब खरीदते हैं वैसे भी बहुत पैसा खर्च करके उनको वो खरीदना पड़ता है। उसके बाद अगर आप पैसा डलवा के, उन लोगों का सिस्टम ऐसे है, हमारा जैसा नहीं है कि जियो टू जियो फ्री, जियो टू एयरटेल फ्री, वैसे नहीं है। उन लोगों का एक अकाउंट होते हैं, फोन अकाउंट, टेलीकॉम अकाउंट, उस अकाउंट में पैसा डाल के रखना पड़ता है, एंड टाइम टू टाइम जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसे आप अपनी फ़ोन से रिचार्ज कर लो उस अकाउंट से। तो जब मैं रिचार्ज करवा रही थी वहाँ की लोकल सिम में, कभी भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहे थे, और वाईफाई कनेक्शन हर जगह में थी, एंड एक्सेस टू वाईफाई वाज वेरी इजी इन द एयरपोर्ट। तो बहुत जनरल परसेप्शन, बहुत लोगों से मैंने ऐसे सुना कि एयरपोर्ट की वाईफाई, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत वो होता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है वाईफाई में, पहले आप एंटर करो, फिर आप यूजर नेम डालो, फिर पासवर्ड डालो, ओटीपी आएंगे, उसके बाद ही आप उसको ब्राउज कर सकते हो, और वो भी लिमिटेड। बट आप अगर चिटागोंग एयरपोर्ट में जाओगे या फिर ढाका एयरपोर्ट में जाओगे, ऐसा नहीं है, आप तुरंत उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। इसमें बहुत पॉपुलर परसेप्शन ये कहते हैं, जो कि प्रो इंडिया बातें सोचते हैं, जो कि चाहते हैं बंगाल इंडिया, मतलब बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन बना रहे, वो लोग सोचते हैं कि ये जो एयरपोर्ट में जितना भी वाईफाई कनेक्टिविटी है ये चाइना ने दिया है। अच्छा। और चाइना की जो ये वाईफाई कनेक्टिविटी है वो इसीलिए दिया है ताकि वो आपके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डाल के रख सकते हैं। तो ये वहाँ की एक प्रॉब्लम है। परंतु अगर आप सिम कार्ड से वाईफाई यूज मतलब सिम कार्ड से अगर आप डेटा यूज करके इंटरनेट करते हो तो यू शुड लूज होप। देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। उतनी बढ़िया सर्विस नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल से वो लोग बंद कर देते हैं। तो दैट इज अ वे ऑफ कर्टलिंग डेमोक्रेसी, कर्टलिंग फ्री स्पीच, कर्टलिंग इंफॉर्मेशन, जो कि ऑब्वियसली जस्ट टू कवर अप व्हाट एवर दे आर डूइंग। ये एक बात है। दूसरी बात है फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आप खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते हो। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड इवन इफ यू डू देन वो थोड़ा सा मतलब आपको मतलब पब्लिश करते हो तो वो छुपा छुपा के करना पड़ता है। इधर यू आर विद देम और यू आर विद द BNP, दे विल टैग यू। मतलब आप एक नॉर्मल पॉपुलेशन की नॉर्मल सिविलियन होके आप कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर बोलते हो तो देन यू आर कंसिडर्ड
अ पॉलिटिकल मेंबर, जैसे कि जो कि हमारे देश में होता नहीं है। जनरल लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे वैसे है नहीं। तो ये मैंने देखा था। और एक कंसर्न है कि वहाँ पे बहुत बंद होते हैं, और कैसे बंद हो जाएंगे, कहाँ पे हो जाएंगे, उसका कोई प्रायर डिक्लेरेशन भी कभी कभी नहीं होता तो है। बंद मतलब जैसे धर्मघट। हाँ, जैसे अपने यहाँ भी पश्चिम बंगाल में ये समस्या बंद की थी 80s में। हाँ, इनफैक्ट 90s कम्युनिज्म तक के समय में तो बहुत थे। था। तो ये क्या मतलब तुम्हें लगता है कि कल्चरल एक तरह का कनेक्शन है, कॉपीइंग वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स पहले की? वो तो है ही, वो है। हाँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल आफ्टर ऑल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। और पापा से थोड़ा बहुत बेटा सीखेंगे, वो तो बात है। बांग्लादेश इज ऑब्वियसली द सन, हाँ वो तो है ही। अगर हम देखें तो, अगर हम ये देखें कि वो बांग्लादेश है, ठीक है, वी आर रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश एज अ नेशन, बट है तो वो ईस्ट बंगाल। It is just as good as one more West Bengal. It is as big as one more state. तो मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे है, वहाँ पे 29 पार्टीज अभी इस बार इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और थोड़ा सा फैक्शंस ऑफ जातीय पार्टी इज आल्सो फाइटिंग। BNP हैज बॉयकॉटेड। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर भी ये देखा जा रहा है कि मैक्सिमम उन लोगों की जो बंद कल्चर, फिर आप लोगों का जॉय बांग्ला प्रोसेशन निकलते हैं। जॉय बांग्ला प्रोसेशन जैसे कि वेस्ट बंगाल में ऑपोजिशन की प्रोसेशन निकलते हैं। बांग्लादेश में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनका प्रोसेशन निकलते हैं जस्ट टू फ्लो अक्रॉस द इमोशन ऑफ द रूलिंग अवामी लीग। तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग बोलते हैं जॉय बांग्ला प्रोसेशन। वो लोग सिर्फ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी की कनेक्शन है वो उसको हाईलाइट करते हैं, लोगों को इमोशनली टिटिलेट करते हैं, ये उनका काम है। तो ये कल्चरल से मतलब सिमिलैरिटी आप बोल सकते हो। ये इमोशनल पॉलिटिक्स विद इमोशन इज वेरी मच अ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज डन इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि बंगाली कम्युनिटीज का जो भी पॉलिटिक्स मतलब इमोशन, प्रैक्टिकलिटी में हम लोग बहुत कम सोचते हैं। इट इज ऑल अबाउट इमोशन। बांग्लादेश में भी वैसे ही है। तो लगभग यही मैंने नोटिस किया। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस आपको मैं बताना चाहूँगी कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी है। जैसे कि इंडिया के इन्फ्लुएंस वो लोग कंसिडर करते हैं फ्रॉम किचन टू बैलो। चाइना अभी तक किचन में घुसा नहीं है, मतलब घुसा है कुछ कुछ स्पाइसेस के थ्रू, बट उन लोगों की टेस्ट सिमिलर नहीं है। दैट इज व्हाई वो लोग किचन को छोड़ दिया। परंतु मतलब हर इंफ्रास्ट्रक्चरल और बेसिक नेसेसिटीज में, बेसिक जो सर्विसेज हैं उसमें चाइना इज देयर। एक टर्म निकला है जिसको बोलते हैं हसीना नॉमिक्स, मतलब हसीनाज इकोनॉमिक्स। और वो टर्म इसलिए निकला है क्योंकि 2041 में बांग्लादेश वुड बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड वुड बी अ स्मार्ट नेशन विद अ डेवलप्ड स्टेटस। तो ये जो हसीना नॉमिक्स है ना, इट इज 80% बीजिंग नॉमिक्स या चाइना नॉमिक्स, बिकॉज 80% of the things are being done by China, starting from the Padma Tunnel to the connectivity flyovers to everything, to the ports, to the submarines at Pekua in Dhaka. Everything is being done by China. And I have noticed one thing also in Chittagong. There is a place called Kulshi Hills. And Chinese people have accumulated, bought properties, accommodated themselves in all the apartments of the Kulshi Hills. Okay. And mind it, this point is to be noted, Kulshi Hills is the most securitized area of Chittagong. Okay. Lots of police, lots of RAB, the Rapid Action Forces, they are all stationed in the Kulshi Hills area just to protect the Chinese. One more thing that I have noticed is when you go out of the airport, they do not have exit written in Bengali. It's in Mandarin. Oh. Yes. So these are some of the aspects that I have noticed in Bangladesh, and I think क्या है कि यही सब को लेके, but India cannot leave Bangladesh. There is a lot of anti-India sentiment as well. क्योंकि जिस दिन ऑस्ट्रेलिया जीत गए थे, वर्ल्ड कप जीत गए थे, उस दिन वहाँ पे TSC बोल के एक जगह है ढाका यूनिवर्सिटी में, जैसे कि JNU में है, लोग जाके बात करते हैं। एक पॉइंट होता है ना, स्टूडेंट्स जाके एक दूसरे से मिलते हैं। इट्स अ कल्चरल एसिमिलेशन पॉइंट। वहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाय पीते हैं। तो वहाँ पे बहुत एंटी इंडिया स्लोगन हियरिंग हुआ था और विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया भी स्लोगन्स उठे थे। और कुछ लोग ये कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर एक
मतलब एक कोई भी एनिमल भी खड़े हो जाए, मतलब चारपाई भी कोई खड़े हो जाए, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो मुझे लगता है इसके लिए चाइना बहुत lots of support for China. Yeah, Keeping China this is, particular aspect in mind. China is responsible. चाइना का डायनामिक्स अभी मैं आपको समझाती हूँ। क्या है कि in the entire interplay of international actors, US has withdrawn its support from Awami League. Okay. हाँ. US is no more with Awami League. That is taken for granted. India is supporting Awami League. China is also supporting Awami League. So this is one point of convergence between the two principal adversaries. ये एक point है. दूसरी point है कि हम लोगों को लग रहा है कि चाइना अवामी लीग को सपोर्ट करे जैसे इंडिया ऑनेस्टली सपोर्ट करे, बट परंतु ऐसा है नहीं. चाइना इज अ कम्युनिस्ट स्टेट, but it is the most it has the most intensified capitalism mindset in the world, because वो बीएनपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं बाय बैकिंग द आईएसआई. आपको याद होगा वुहान इज अ डिस्ट्रिक्ट इन चाइना जहाँ पे बीजिंग और कराची का फ्रेंडशिप ट्रायंगल बना है. So China and Pakistan are very good friends. So there is no reason for us to understand or for us to come to the conclusion that China is not supporting the BNP. Right. It is neither supporting Awami League, it is not supporting BNP. It is just supporting its own economy and it is just trying to create itself as the hegemon of this region and later on of the world. तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों तरफ से अपना रास्ता खुला रख रहे हैं. बीएनपी के तरफ से भी खुला रख रहे हैं कि कभी अगर बीएनपी आ जाए मान लो तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि आईएसआई इज ऑलवेज बैकिंग बीएनपी. सो ये है पूरा ट्रैजेक्टरी वहाँ की. तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. 2024 इलेक्शंस वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन टू लुक आउट फॉर. इंडिया की सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि Bay of Bengal is the only area where China has not yet made a direct intervention. Right. ठीक है. बांग्लादेश की जो अवामी लीग है वो काफी फ्रेंडली गवर्नमेंट है इंडिया के साथ और वो और इंडिया मिलके उस चीज को रोक के रखे हैं. परंतु अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है अवामी लीग के अंदर भी, वो लोग थोड़ा सा भी बेगरफाई करे और या फिर अगर कोई और एक्टर आ जाए, सोचो कि अभी अगर शेख हसीना आ भी गया, नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद भी आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है. तो अगर कोई और एलिमेंट उधर आ जाए देन इंडियाज सिक्योरिटी एस्पेक्ट वुड बी वेरी वल्नरेबल. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया to not only to direct its diplomacy or directs its hands of friendship only towards Awami League, but India has also has to keep in mind that it has to extend its warm hands of friendship towards the other political players also, including BNP. शेख हसीना की पार्टी में जिसे कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी कैसी है उनके यहाँ कोई डिजिग्नेटेड नंबर 2 हैं या उस तरह के कोई इम्पोर्टेंट और लीडर हैं जो फ्यूचर में उन्हें रिप्लेस कर सकें? अभी तो तारिक को ही वो लोग देख रहे हैं. तारिक रहमान, तारिक जिया. परंतु आपको याद होगा 2001 और 2 में, मुझे एग्जैक्टली ईयर पता नहीं है, तारिक जिया वाज कॉट फॉर प्रमोटिंग सेपरेटिज्म आइडियाज इन असम. ओके. ये थोड़ा सा हम लोगों को पीछे जाके और एक बार देखना पड़ेगा. तो BNP is just like our Congress, I must tell you that. Why? Because BNP has a lot of elements of nepotism in there. A lot of, हम देखा जाए तो दोनों पार्टी का ही नेपोटिज्म है. But whereas Sheikh Hasina is an eligible leader and she never promotes, ये मैं on camera बोल सकती हूँ, she never promotes elements of separatism or never tries to provoke any idea of separatism within Indian subcontinent. Right. She doesn't do that. She wants to survive. That is her मूल idea. वो उसकी मूल आइडिया है कि उनको सर्वाइव करना है. वो नेत्री है, वो कभी मदर भी बन सकती है, वो कभी मर्डरर भी बन सकती है, बट उनको सर्वाइव करना है. आई एम बीइंग वेरी एक्सप्लिसिट ऑन दिस. ठीक है, शी इज अ लीडर, शी हैज टू सर्वाइव. परंतु इफ यू गो टू BNP is all the more undemocratic compared to Sheikh Hasina's party or compared to Awami League. उन लोगों में
मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखा जो कि प्रोबेबल ओपोनेंट हो सकते हैं, बट वी हैव टू डू मोर स्टडी। वहाँ पे गोयेश्वर बोल के एक हिंदू लीडर है, परंतु आई डू नॉट नो इफ देर इज एनी प्रोविजन फॉर अ हिंदू टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दैट इज नॉट सो, इवन दो बांग्लादेश हैज डिक्लेयर्ड itself to be secular in 2010 I think, but that secularism is within the liberties of Islam. Right. That secularism is not absolute हाँ, secularism. तो दोनों पार्टीज ही इस्लामिक है। इन लोगों का स्टैंड बहुत ज़्यादा कट्टर है बीएनपी का। Right. अवामी लीग इज मोर ऑन द सटलर साइड, बट बीएनपी में अभी कौन है वो हम लोगों की और चर्चा की विषय है। उसमें भी एक दो हिंदू लीडर्स है, बट they are not allowed to come in the forefront. Right. The only person who is allowed to come in the Controlled. very controlled. The only person who is coming to the forefront is Tariq Zia. Right. And he is clearly not he cannot clearly represent a prime ministerial Right. figure. But on the other hand, मैं दो इंसान को, ये मेरी अपना individual thinking है, there is one leader named Kobaidur Alam, I think, who is I think spokesperson of Awami League. He has a lot of potential to become the next prime minister. He can represent Awami League in a very good way, and he had been very vocal about about his support and love for India. Kobaidur something we have to find out. And there is one more leader who has come back, जो कि चार बहुत important ministers थे शेख मुजीबर रहमान की, एक ने रिजाइन कर दिया था और अवामी लीग छोड़ दिया था, उनका बेटा सोहेल ताज। Okay. ठीक है, but he is politically very immature. He is politically very immature. That is why उनको कितना कंसिडर किया जाएगा वो मुझे नहीं पता, but he was a very he can be a very potential leader. All the youths are very fond of him. कम्युनिस्ट कैसे हैं वहाँ पे? है पॉलिटिकल स्टेक कितना बड़ा है उनका? 29 पार्टीज में एक दिलीप बरुआ आई थिंक कम्युनिज्म का तो है, मार्क्सिस्ट बांग्लादेश लिबरेशन पार्टी है जो है, परंतु उनका कम्युनिज्म बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट रेडिकलाइज्ड फ्रंट है वहाँ पे कम्युनिज्म क्यों, टीएमसी का भी एक है, मतलब बांग्लादेश तृणमूल पार्टी है, बांग्लादेश तृणमूल पार्टी भी है। तो ये लोग, मुझे नहीं लगता ये they cannot make any go, वो लोग बस existence they are in में contest for the sake of contesting, just they do not even own anything. Right. तो they are very harmless. They have अगर बांग्लादेश में कम्युनिज्म आ गया तो that would be good I think. इस्लामिक स्टेट्स में कम्युनिज्म फॉर द टाइम बिंग आना चाहिए, उसके बाद मतलब मुश्किल है बहुत, नहीं आएंगे, बट नहीं आएंगे, बट वो अगर कम्युनिज्म है भी तो वो इस्लामिक कम्युनिज्म है, जैसे हमारा शहला रशीद थे, सो लेट्स नॉट गो देयर। वहाँ मुस्लिम लीग है कोई? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ऑफशूट है, एक छोटी सी पार्टी है 29 लिस्ट में, शायद एक छोटा सा पार्टी है बांग्लादेश मुस्लिम लीग, मुझे ये उतना लेकिन नहीं, पॉलिटिकल स्टेक बिल्कुल नहीं है। कि आउट ऑफ 304 सीट तो पिछले इलेक्शन में इनके पास ही थे, तो इनका जो ग्रैंड अलायंस है, उसमें भी ग्रैंड अलायंस में बहुत ज्यादा तो किसी का वो है नहीं, स्टेक नहीं है। they are just for sake of being part of alliance. कल्चरल एक्सचेंज कैसे देखते हो वेस्ट बंगाल और जैसे पिछले पोस्ट 2014 जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए भी थे, ढाका यूनिवर्सिटी का उनका बड़ा फेमस वो स्पीच है। अच्छा, इनके आने के बाद कलकत्ता से बस सर्विस जो त्रिपुरा वाली है, अगरतला जो बसें जाती हैं वो बांग्लादेश से होके जाती हैं, रेलवे लाइन पूरी हुई है। हाँ, तो एक तो ये है अब ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप। लेकिन जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता, तो मुझे जो लगता है वो ये है कि कल्चरल एक्सचेंज जो है पहले से है, पुराना है, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है दो देशों के बीच में, उस पर
वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो कल्चरल एक्सचेंज है वो उसके पैरेलल खड़ा हो सकता है या उसका पार्ट बन सकता है रिलेशनशिप का, ये कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश अभी वैसे बांग्लादेश नहीं रहा, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। जैसा 30 साल पहले 40 साल पहले था उस तरह। जैसे ईस्ट बंगाल थे, Right. जैसे हम लोग बंगाली डिशेस, मतलब बांग्ला का जो मेन रेसिपीज, जैसे कि आपको मैं थोड़ी बहुत बांग्ला डिशेस की नाम अभी बताने जा रही हूँ, जैसे मुड़ी घंटो, Right. लाब्रात तरकारी, कातला मछेर कालिया, शुक्तो, ये जो बंगाली डिशेस, छेंचरा, टेंगरा मछेर झाल, ये जो खाने की पद्धति है अभी वो नहीं रही बांग्लादेश में, बिल्कुल नहीं है। बिरयानी पे आ गए हैं लोग वैसे। एब्सोल्यूट बिरयानी एक ही बात ये है कि खैर बिरयानी तो कलकत्ते में भी बिरयानी पे आ गए हैं लोग। हाँ, अगर देखा जाए बहुत तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो डोमिनेशन है फूड में। मुझे लगता है कि दोनों तरफ में ये जो फूड वाला जो कल्चर था वो काफ़ी कम हो गया है पिछले 30 साल में। काफी, क्योंकि मैं कलकत्ता में लगातार देख रहा हूँ कि फूड वाला तो काफ़ी कम हो गया है, तो उस तरफ भी असर पड़ा ही होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें क्या है कि पहली बात तो ये है कि कल्चरल अगर एसिमिलेशन कम भी हो गया, स्टिल वी हैव टू स्ट्रेस ऑन दैट फैक्टर, राइट। बिकॉज चाइना अगर चेकबुक डिप्लोमेसी से खेल रहे हैं, जापान अगर टेक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो वी हैव, हम लोगों के पास उतना चेकबुक डिप्लोमेसी तो है नहीं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कल्चरल डिप्लोमेसी। तो वो करना ही पड़ेगा, इवन इफ वी से दैट वहाँ पे नहीं रहा, इस्लामाइज्ड हो गया है, फिर भी वी हैव टू कीप ट्राइंग। पुराना जो रिलेशनशिप है उसको इन्वोक करना, लोगों को बताना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा चीज अपार्ट फ्रॉम दिस बोलना चाहूंगी कि ढाका में हर एक कंट्रीज की एम्बसीज है और वेरी लैविशली, ग्रैंडली, पॉम्पसली एम्बसीज है। एक इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर भी है ढाका में, वो इतना इम्पोवरिश्ड है, उसके सामने एक दरवान जी बैठा रहता है छोटा सा लाठी लेके, उसको मार के मैं ही घुस सकती हूँ। तो भारत को इसमें थोड़ा सा ना जबरदस्ती देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑलवेज रन टू द इंडियन एम्बेसी, नो। कल्चरल एक्सचेंज के लिए क्या है, जैसे कि अलायंस फ्रांसे है, वो फ्रांस की है, वहाँ पे जो एक बैंड है वहाँ पे, मतलब जो कहते हैं बांग्लादेश की एक बैंड है जॉलेर गान बोल के, तो उन लोगों का पूरा प्रमोशन, जबकि वो पुराने बांग्ला गान उठाते हैं, पूरा प्रमोशन उन लोगों को मतलब और एक्सपोजर देना, सब कुछ फ्रेंच एम्बेसी कर रहे हैं। व्हाई नॉट इंडियन एम्बेसी? वी, it is not only Bengal who speaks Bengali, Tripura also speaks Bengali, Assamese also speaks Bengali. Why can't we focus on the culture? इतने impoverished state में क्यों है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, उसको क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है, क्यों नहीं वहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है? That I do not have any idea. दूसरी बात है कि अगर वहाँ पे कल्चरल एम्बेसी थोड़ा सा अच्छे से रहे ना, वहाँ की जो हिंदूज है वहाँ, जो कि हमेशा से उस बात पे शायद आप आओगे ह्यूमन राइट्स पे, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, जीवन को हाथ में लेके जी रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा काफी ज्यादा बढ़ गया है, और मोदी जी आने के बाद ज्यादा वहाँ पे असर पड़ा है। तो वो लोगों को मन में थोड़ा सा मतलब एक ना थोड़ा सा एक वो सपोर्ट मिलेगा कि हमारा कल्चरल सेंटर तो है, वहाँ पे जाके हम लोग एसिमिलेट तो कर सकते हैं। कितना सारा दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, कितना सारा वहाँ पे ढाकेश्वरी मंदिर है, बहुत बड़ा काली पूजा होता है वहाँ पे ढाका में। तो वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे जो प्रो इंडियन एक्टर्स है, प्रो इंडियन पॉपुलेशन है, वो वहाँ पे आके एक्सचेंज कर सकते कल्चरल एक्सचेंज, हिंदूज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तीसरी बात है कि चाहे कोई फूड हैबिट्स अभी नहीं मिले, परंतु हिल्सा एंड शुटकी, अभी भी ये दो डिप्लोमेसी अभी भी है। हिल्सा डिप्लोमेसी इज वेरी प्रोमिनेंट, शायद वो लोग हमारे जैसे बना नहीं रहा है, वो लोग पूरा ही पर्शियन क्विजीन, यू नो, मुगलाई क्विजीन फॉलो कर रहे हैं। टर्किश क्विजीन इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट देयर, बट बंगाली क्विजीन के नाम पे ये मुझे बहुत बुरा लगा। व्हेन आई वेंट टू चिटागोंग एंड ढाका, मुझे लगा था कि मेरी माँ और मेरी दादी लोग जो पुराने बांग्लादेश की, पुराने बांग्ला ईस्ट बंगाल की बहुत सारी रेसिपीज के बारे में बताते हैं, मतलब वेज में ही इतना प्लेटर्स है ना, इस पत्ते की पकोड़ा, उस फूल की पकोड़े, ये सब अभी सब नॉन एग्जिस्टेंट है। दे डिडंट इवन हियर द नेम। एक हम लोग मोचा बोल के एक वो होता है, केला का,
वो बंगाल में मिलते हैं। मोचा की तोरकारी, मोचा घोंटो, इट इज़ अ वेरी हाँ, डिलीशियस right, हाँ। डिश। मैं वहाँ पे एक बंगाली रेस्टोरेंट में जाके पूछा कि मोचा घोंटो होवे, वो पर्सन मेरे तरफ ब्लैंकली देख रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। वहाँ पे जो बहुत उन लोगों की आई थिंक नेशनल फूड घोषणा कर देना चाहिए, वो है कच्ची बिरयानी। अच्छा। वो बहुत टेस्टी होता है, सब बोल रहे थे। कच्ची बिरयानी इज द नेशनल फूड। और वो लोग वेजिटेरियन में सिर्फ भरता खाते हैं, और भरता भी अगर आप बोलो कि बैगन की भरता, आलू की भरता ले आओ, तो वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन भरता, प्रॉन भरता, ये सब ले आते हैं। तो कल्चरल एसिमिलेशन में फूड अभी बैक स्टेज पे है। दूसरी बात है कि बहुत एक्टर्स वहाँ पे, मतलब बांग्लादेश की बहुत एक्टर्स अभी बंगाल में आके एक्ट कर, जैसे जया हसन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, शी हैज़ टेकन पार्ट इन लॉट्स ऑफ बंगाली मूवीज और काफ़ी अच्छा एक्टिंग भी करती है। कल्चर वो लोग अच्छे से करते हैं, जो लोग कल्चरल इंडस्ट्री में है बांग्लादेश की। 80s 90s में भी था बहुत था, जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज था नजरुल गिती। हाँ, राइट। उन लोगों की नेशनल कवि नजरुल इस्लाम है, एंड इट इज सेड दैट ही वाज अ वेरी सेक्युलर एंड हिंदू लविंग पोएट। तो उन्होंने काफी सारे गाने की लेखन किए थे और बहुत अच्छा भी सुर दिए थे। ही वाज अ ग्रेट सिंगर आल्सो। उन लोगों का एक सिंगर था फिरोजा बेगम, जिनको अभी भी बांग्ला में लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा गाइए थे, वो बहुत अच्छा गाते थे। तो वहाँ की नजरुल, हमारा रविंद्रनाथ, ये दोनों में हमेशा से एक डिबेट भी रहा है और वो एक्सचेंज भी रहा है। रविंद्रनाथ ने वहाँ का नेशनल एंथम आमा सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ का ही है, परंतु श्रीलंका का भी है, इंडिया का तो है ही। तो वो हमेशा से रहा है। कल्चर में मैं ये नहीं बोलूँगी कि कल्चर इस्लामाइज्ड हो गया है, क्योंकि अभी भी जो बैंड्स है वो लोग हमारा ही भारत में बैठ के जो किया गया गाने को ही वो लोग और ग्लोरीफाई करके कर रहे हैं। तो उस एरिया पे अभी भी चांसेस है, वी कैन डू समथिंग इन दोज एरियाज, वहाँ पे है। परंतु एक अभी मैंने एक ये सुना है कि कल्चरल एसिमिलेशन करना चाहिए, परंतु एक अभी नया नैरेटिव ये है कि बांग्लादेशीज अपने आप को बोलते हैं कि वी आर बंगालीज। ओके, आप बताओ कि when you talk about Bengalis, which is the festival that comes to your mind first? दुर्गा पूजा। That is the prime Bengali festival. What is the festival that comes to your mind when you speak about Bangladeshi Bengalis? Eid. So they are not Bengalis. They should refrain from saying that. Anyone who can speak a Bengali, आप भी बांग्ला बोलते हो, आप बंगाली नहीं हो. Anyone who can speak Bengali doesn't necessarily need to be a Bengali. They are Bangladeshis. Bengalis are the people who hail from West Bengal and are staying in West Bengal right now. ये एक बात है, हम डिफरेंस नहीं कर रहे, परंतु राइट टर्मिनोलॉजीज की व्यवहार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बांग्ला की जो लॉस्ट कल्चर है, ईस्ट बंगाल नेशनल फुटबॉल क्लब, ये वो, उसका अभी कुछ अवशिष्ट नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। परंतु हम लोगों को हाल नहीं छोड़ना चाहिए, वी हैव टू स्टिल प्रमोट दैट। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे रिलीजियस डिप्लोमेसी की प्रमोशन हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे एक आश्रम है राम ठाकुर की, ही वॉज अ वेरी फेमस, राम ठाकुर वॉज अ वेरी फेमस सेंट इन प्री इंडिपेंडेंट बंगाल, और वो ओनली हिंदू सेंट है जिनको मुस्लिम्स ने भी एक्सेप्ट किया है। और उनका काफ़ी सारे जगह में आश्रम है, जैसे डिंगामानिक आइलैंड में है, पहाड़तोली में है, विच इज़ हिली ट्रैक्स ऑफ चिटागोंग, वहाँ पे है, माइजदी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है, कुमिल्ला में है। और वहाँ पे बहुत लाखों इंडियंस हिंदूज यहाँ से जाते हैं, और उनके आश्रम में जब जाते हैं तब कोई मेजॉरिटी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, ये एक बात है। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस थोड़ा सा टेकअप करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कल्चरल कन्वर्जेंस इस आश्रम को घिर के हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इन अ वेरी आइसोलेटेड सिचुएशन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। बिकॉज मैंने देखा कि चिटागोंग में आश्रम है, ऑपोजिट में वो लोग मछली बेच रहे हैं। उन लोगों की जो पॉपुलेशन है, दे आर सेलिंग फिश जस्ट ऑपोजिट टू द आश्रम। दैट इज नॉट करेक्ट, नो। डिंगामानिक में भी मैं गई थी, वहाँ पे देख रही हूँ, दे आर दिस कपल्स, द मेजॉरिटी कपल्स, दे आर यूजिंग दैट प्लेस एज अ पिकनिक स्पॉट बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आश्रम। तो दैट शुड नॉट बी डन। इंडियन गवर्नमेंट को भी वहाँ पे जाके देखना चाहिए क्या क्या हो सकते हैं, what are the ways in which we can promote this cultural assimilation between the two Bengals. ये बात है। और ढाकाई जामदानी इज वन मोर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। बंगालीज बहुत ढाकाई जामदानी पहनते हैं, वो लोग भी पहनते हैं।
बिल्कुल। बट अभी अनफॉर्चुनेटली ये ताँत हुआ भी कि उधर ताँत पहनते हैं अभी। हाँ ताँत जामदानी ताँत ओनली। ताँत हाँ only, तो अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो गया है कि वहाँ पे ना बुरखा कल्चर ज़्यादा आ गया है, बुरखा एंड हिजाब रादर देन साड़ी। हाँ, फ्यू इयर्स majority बैक इट वाज स्टिल साड़ी। साड़ी, राइट। आप फिरोजा बेगम सिंगर हैं, उनको देखो, शी वाज ऑलवेज ड्रेप्ड इन अ साड़ी। शेख हसीना थैंकफुली शी इज ऑलवेज ड्रेप्ड इन अ साड़ी। बट अभी ना वो आईएसआई की जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा हो गया है 2014 मोदी जी आने के बाद से, वहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो गया है बिकॉज दे आर नाउ नर्चरिंग दिस एंटी हिंदू और एंटी इंडिया सेंटिमेंट। और अभी उन लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर की नाम है दीपू मोनी। उनके टेन्योर में और उनके पिछले टेन्योर में भी लास्ट 15 ईयर्स से वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का ख़त्म होना शुरू हो गया। मतलब फॉर्मल स्कूल्स आपको बहुत रेयरली मिलेगा। यू कैन फाइंड अ मद्रासा इन ईच एंड एवरी गली इन बांग्लादेश। और उस मद्रासा में वहाँ पे मैथ्स, मॉडर्न साइंस कुछ नहीं पढ़ाते। व्हाट दे टीच इज ओनली जिहाद, आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज व्हाट दे टीच देयर। तो मद्रासा एजुकेशन इतना ज़्यादा हो जाने से ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट और एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो शेख हसीना जी एक बार वापस आने के बाद द फर्स्ट थिंग शी शुड डू इज she should inspect and introspect the content and the syllabus of this madrasas, one. And secondly उनका एक मैनिफेस्टो में ये तो है कि वो इंडिया के साथ और इंडियन नॉर्थ ईस्ट के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, जो कि वो लोग कर ही रहे हैं, इंडियन नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट बहुत कर रहे हैं। बट एक और प्रॉमिस उन्होंने किया था कि एक संख्यालघु कमीशन बनाएंगे, माइनॉरिटी कमीशन, जो कि लास्ट इलेक्शन 2019 में हुआ था शायद, उस टाइम बोले थे, बट वो अभी भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। In certain cases, she is also seen silent when there are violence on the Hindus. मुझे नहीं पता है, हाँ पिछले 2021 में तो बहुत बड़ा रायोट हुआ था, आपको पता है। इनफैक्ट मैं भी डिंगामनिक में जब गई थी तब एक काली मंदिर जिसका फोटोज मेरे पास है, आपको मैं शेयर करूंगी, तोड़ दिया था और वहाँ पे लिख दिया था कि काली मंदिर के स्थान पे जामा मस्जिद बनेंगे, एंड दैट वाज वेरी एविडेंट। लोग अगर वहाँ पे देख लिया ना, कोई हिंदू अगर देख लिया वो मूर्ति तोड़ते हुए, तो वो गुनाह हिंदू का हो जाएंगे, दैट पर्सन विल बी किल्ड। तो ये सब चीजें जानने के बावजूद आई डू नॉट नो व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर कीपिंग क्वाइट। कभी कभी वो ऐसे एलिगेशन से, आई एम नॉट सेइंग कि ये करेक्ट है, ऐसे एलिगेशन से कि अवामी लीग ही कभी कभी ऐसे करते हैं जस्ट टू शो टू द पीपल दैट दिस इज बीइंग डन बाय बीएनपी। जैसे कि आपको पता है इंडिया की बहुत स्टेट्स में होता है ऐसे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स शुड नॉट be the way to death for any particular community. That should not be done. वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे हिंदूज का जो स्थिति है यहाँ पे मुसलमानों का है, बट दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग नोशन। यहाँ पे मुसलमान इतना निकलते हैं, वहाँ पे हिंदू कुछ निकाल पाते हैं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। इट कैन नॉट। एंड बांग्लादेश इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। नो मैटर हाउ मच सेक्युलरिज्म दे पुट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज विद इन द लिबरल लिमिटेशंस ऑफ इस्लाम। तो ये बात है। तो कल्चरल में ये भी आते हैं जो मैंने राम ठाकुर का वो बताया, और भी बहुत गुरुओं के आश्रम, इस्कॉन भी है जैसे कि, और वहाँ पे शंकराचार्य की भी है, पर वो लोग बहुत फेमस अभी उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए क्योंकि राम ठाकुर हैड स्टेड बैक इन बांग्लादेश आफ्टर द डिवीजन ऑल्सो, इसलिए उनका बहुत प्रचलित नाम उधर है। और ये है कल्चरल एसिमिलेशन। अभी क्या है कि, और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट आउट करना, यह है कि वेस्ट बंगाल में अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। दे वांट टू मेक लिंग्विस्टिक एसिमिलेशन। वो लोग, एक बहुत ग्रुप्स ऐसा निकला है जो बोल रहे हैं कि हम लोग भी बांग्ला बोलते हैं, बांग्लादेश भी बांग्ला बोलते हैं, सो वी आर सिमिलर, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। और आप ये भी जानोगे, ये भी हैरान हो जाओगे सुन के कि मैं चिटागोंग से ढाका ट्रेन में आ रही थी, तो उस कंपार्टमेंट, और बाकी ट्रेन का कंपार्टमेंट जियांगसू बोल के कंपनी का था जो चाइना ने बनाया है, उसमें बंक्स नहीं होता है, सामान रखने की जगह नहीं होता है, वेरी बैड। और वहाँ पे बहुत लोग आ रहे थे, कुछ अवामी लीग की सपोर्टर्स, कुछ बीएनपी की सपोर्टर्स अपने आप में लड़ भी रहे थे। सारी जगह में पॉलिटिकल न्यूज़ है, आफ्टर ऑल तो बांग्ला ही भाषा बोलते हैं ना, बट फ्यू पीपल, ऑल द पीपल वर कन्वर्जिंग ऑन वन आइडिया। The majority of the population of Bangladesh nurtured this idea or this hope that someday in the near future, West Bengal will become a part of Bangladesh, leaving aside their Indian identity. तो ये बीच में जो
हम सुनते हैं कि कोई किसी का जिसका भी प्लान हो हाँ, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, दैट इज द ड्रीम तो टू नर्चर। अच्छा ऐसा है। ऐसा है, वहां से लोग आ रहे हैं। आपको क्या बताऊं, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल नॉमिनीज हो रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या। अभी तो हुआ ही है, आपको पता ही होगा। अभी तो वीडियो, हाँ अभी तो वीडियो आया था, इनफैक्ट वो अशोकनगर का वीडियो था या वहाँ का बारासात के आसपास का कहीं का वीडियो था, जिसमें हमने देखा एक जो इम्पोर्टेंट घटना पिछले 2 साल में अपने वेस्ट बंगाल में हुई, वो हुई 2020 मार्च में, जो मुजीबुर रहमान का किलर था, उसका कलकत्ता से अरेस्ट होना। और हालांकि मार्च में वो अरेस्ट हुए, और लेकिन ये एक सरप्राइज है ना कि 97 में वो बांग्लादेश छोड़ के आया और इतने दिनों से यहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये जो है, ये तो वैसे भी चिंता का विषय है। जैसे रिसेंट पास्ट में अगर देखो तो एक घटना जो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लगती है, वो लगती है जो 2015 में नॉर्थ 24 परगना में वो एक नन का वो वहाँ पे बलात्कार हुआ था। और उसमें वो ये पता चला कि लोग उस तरफ से आए और ऐसा क्राइम करके चले गए, या उसमें तो ये जो है, मतलब टू यूज पीपल फ्रॉम बांग्लादेश एज क्रिमिनल, या टू गेट देम टू कमिट सम काइंड ऑफ अ क्राइम, ये जो चीज है, ये कैसे रुक सकती है? ये क्योंकि इस तरफ मान लो बंगाल के लोगों को कम चिंता होगा क्योंकि वो रोज देख रहे हैं, लेकिन बाकी भारत के लोगों को सोशल मीडिया पे उनका जो रिएक्शन रहता है, एंड द सेंटेंस इज बंगाल हैज ऑलरेडी फॉलन है ना, ये बोलते हैं। हालांकि मैं विश्वास नहीं करता हूँ इन द सेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब होप तो हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं नॉर्थ बंगाल में बहुत एक्सटेंसिवली मैंने ट्रैवल किया है पिछले 16-17 सालों में। मतलब ऑलमोस्ट तुम ये देखो कि आसपास के बॉर्डर एरिया के जितने गांव हैं मैंने सब देखा। तो मुझे हमेशा लगता है कि चलो जो एब्रेशन है वो ठीक हो जाए। तुमको क्या लगता है कि ये एब्रेशन करेक्ट हो सकता है? पहले तो मुझे ये लगता है क्योंकि उससे एक और चीज, हाँ सॉरी, उससे एक चीज और जुड़ी हुई है, वो ये है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो होता है। उसमें मैं आ रही थी। पहले बात तो ये, पहला प्रश्न तो हमें ये होना चाहिए कि वो लोग अंदर कैसे आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी डिबेट्स हुआ है 2020 से, होते रहते, इतना प्रोटेस्ट इंडिया में भी हो गया, बहुत चीजें हुआ है। अभी मेरा मूल वक्तव्य ये है, इनका आना बंद करना चाहिए। कैसे करेंगे? एनआरसी सीएए का क्या स्टेटस है ये हमको देखना चाहिए। इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर देने की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ आके खून खराबी कर रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं भाई साहब, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टॉप। और वो लोग जो ड्रीम नर्चर करते हैं ना कि कुछ सालों में हम लोग देखेंगे बांग्ला जो है, बंगाल जो है, इट विल बी द पार्ट ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश। वो लोग पूरा तैयारी के साथ, आपको पता ही होगा कि जब कोई इस्लामिक कम्युनिटी कुछ सोचता है ना, सिर्फ भारत को छोड़ दिया बस, बाकी जहाँ पे अफगानिस्तान बोलो, सीरिया बोलो, जहाँ पे वो लोग गए वो अपना बना चुके हैं। तो अगर वो लोग ऐसे सोच रहे हैं, और अगर वेस्ट बंगाल से सरकार का कुछ उसमें कुछ मतलब बाधाएं नहीं डाला जा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर देम टू कम कोलैबोरेट विद द पीपल हु सपोर्ट देम एंड देन मेक इट अ पार्ट ऑफ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो ही जाएगा, हाँ, लेकिन इम्बोल्डन तो करता है ना, करते हैं, और वो लोग नर्चर कर रहे हैं। किसी भी रत्ती भर भी सपोर्ट रहेगा तो वो उनको लगेगा कि हाँ, आपको मैं छोटी-छोटी 2-3 बातें बोल रही हूँ ऑन रिकॉर्ड्स। रैपिडो, आप वेस्ट बंगाल में रैपिडो अगर आप चढ़ोगे, आई डू नॉट नो व्हाई दिस रैपिडो ड्राइवर्स आर नॉट चेंजिंग देम, द रैपिडो अथॉरिटी इज नॉट टेकिंग केयर। आप वेस्ट बंगाल में रैपिडो चढ़ोगे, मतलब उसमें बैठोगे या फिर आप बुक करोगे, तो आप नाम देखना राइडर की, मानता हूँ, मान रही हूँ कि ठीक है वो वेस्ट बंगाल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भाषा सुनोगे,
जो बंगाली है वो समझ जाएंगे कहाँ से आए हैं। Right. तो उन लोगों को फॉल्स आईडी कार्ड, फॉल्स आधार कार्ड कौन मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं? एंड लेट मी टेल यू, बांग्लादेश से छूट के आना और यहाँ पे आईडी मिलना उतना इजी नहीं होता है ना। बांग्लादेश से वीजा मिलना भी बहुत डिफिकल्ट है। प्रॉपर लेजिटिमेट सिविलियंस बांग्लादेश की 3-4 महीने 6 महीने वेट करते हैं वीजा के लिए। इंडिया जैसा क्विकली नहीं, इंडिया में जितना क्विकली वेट करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी क्वेश्चन देम कि क्यों आप लोग आ रहे हो, बिकॉज हम लोग सस्पिशियस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ISIS कनेक्शंस। हम लोग सस्पिशियस, नॉट ओनली ISIS, जमाते इस्लामी, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश, वी आर सस्पिशियस अबाउट देम। तो इतना टाइम लगता है, तो फिर इतने कम समय में ऐसे कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, चोरी की पथ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। दायित्व किसका है वहां पे वो करने? इंडियन कोस्ट गार्ड अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं जो कोस्टल एरिया से उसको गार्ड करने के लिए। बाकी व्हाट अबाउट द लैंड पुलिस, व्हाट अबाउट द लैंड सर्विलेंस, दायित्व किसकी है? कैसे वो लोग एंटर कर रहे हैं? तो अभी अगर रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में इस समय एक पॉलिटिकल मुद्दा है BSF का, जो 72 चौकी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लैंड मांगा है, which has been pending for last 8-9 years। जब राजनाथ सिंह बने थे होम मिनिस्टर, तब से उन्होंने वो डिमांड वैसे रही। इनफैक्ट अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है। करेक्ट। होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने वहाँ पे एफिडेविट दिया है, तो कंसर्न तो है, फिर भी होप भी है कि हो सकता है कि जो एबरेशन है उसमें करेक्शन कुछ हो जाए। करेक्ट। सो होप भी है। अच्छा, ये जो US की क्वेश्चनिंग है, हाँ, बांग्लादेश इलेक्शन को लेकर के, ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की है। वो मोहम्मद यूसुफ ही नाम है उनका, हाँ, जिनको नोबेल मिला था। करेक्ट। हाँ, उनका भी स्टेटमेंट अभी परसों ही मैं देख रहा था, आया है। और उन्होंने ये कहा कि शेख हसीना इज बिहेविंग लाइक डिक्टेटर, तो which is not incorrect, which is not entirely incorrect। हाँ। तो इसका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सुनी जाती है, या तुम्हें क्या लगता है? ह्यूमन राइट्स नहीं है वहाँ पे। ह्यूमन राइट्स नहीं है, ओके। ह्यूमन राइट्स नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन एक मानवाधिकार मतलब कमीशन तो नहीं बोलूँगी, एक संख्या लघु के लिए एक छोटी सी पार्टी है। इट इज जस्ट टू प्रोटेस्ट। ह्यूमन राइट्स सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं है, ये भी कहना गलत होगा। मुसलमान के लिए भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको विमेन राइट्स के विषय में बोलती हूँ। वहाँ पे विमेन आर नॉट अलाउड टू इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी। हाँ, और ये बहुत दिनों से इसके ऊपर लॉ आ रहे हैं, लॉ जा रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, वहाँ पे जो हिंदू लॉयर्स है, जो ढाका बार एसोसिएशन इज द लार्जेस्ट बार एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, वहाँ पे काफ़ी सारे हिंदू लॉयर्स है। These people, I do not know whether they are misinterpreting the मनु या फिर सही इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि जो विमेन को प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, ये बात मनु ने भी मतलब कॉन्ट्रडिक्ट किया है। मनु संहिता को बोले, मनु ने बोला है कि महिला अगर वेद भी सुनते हैं उनकी कान से खून निकलेगा। आई डू नॉट नो इन विच कॉन्टेक्स्ट ही हैज सेड, और वो क्या जमाना था और आज क्या जमाना है। तो विमेन के राइट्स बहुत कम है वहाँ पे। ये तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी इन क्वेश्चन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वहाँ पे बाकी ह्यूमन राइट्स, प्रेस राइट्स कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को है, सिविलियंस के नॉट टेक पार्ट इन इट। ठीक है, ये एक विषय है। दूसरी विषय है, दे आर ऑलवेज मॉनिटरिंग, हमेशा मॉनिटरिंग रहता है। ये हम लोगों को लगता है कि नहीं ये सिर्फ चाइना को है, परंतु बांग्लादेश का भी है। दे आर ऑलवेज मॉनिटरिंग देयर पीपल, स्पेशली द माइनॉरिटीज। और हिंदूज के विषय में हम ये बोलेंगे कि जो हिंदू माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसमें जैसे कि हिंदू माइनॉरिटी कमीशन क्रिएट करना था उन लोगों को, वो उन्होंने नहीं किया। उन लोगों का और एक लॉ निकाले हैं, बहुत पहले की है, आज की नहीं है, और वो धीरे धीरे और रिग्रेसिव होते जा रहे हैं। दैट इज देवत्व संपत्ति लॉ।
property of God. So if the state thinks that you are a Hindu, and if the state thinks, if Bangladesh state thinks that your property should be given for the betterment of God and the nation, then they can take it away from you without any मैंडेटरी, protest. हाँ मैंडेटरी एक्विजिशन जैसा. Or you cannot protest, you cannot file a case. तो that is देवत्व संपत्ति लॉ. ये बात तो है. तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कोई कुछ नहीं चलता है. But US, that is why US also has moved away from supporting the Awami League, क्योंकि election is the biggest, election is a time when the human rights aspect is most necessary, most important. But fair free credible election, जैसे एम्बेसडर पेट्रिशिया ने बोला था बहुत पहले, जब 2006 में जब इमरजेंसी लगा था ना वहाँ पे, तो उस टाइम 2007 पे 11 जनवरी 2007 पे इमरजेंसी लगा था. इजाउद्दीन अहमद था जो चीफ एडवाइज़र था, वो प्रेसिडेंट भी था उस टाइम केयरटेकर गवर्नमेंट की. उन्होंने फिर ये लगाया था बिकॉज सडनली अवामी लीग हैड बैक्ड आउट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन. तो उस टाइम यूएस एम्बेसडर था पेट्रिशिया समथिंग, आई डू नॉट रिमेंबर हर सरनेम. तो उन्होंने भी बोला था कि बांग्लादेश इज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो व्हाट वी वांट इज फेयर क्रेडिबल एंड फ्री इलेक्शंस, बट विच नेवर हैपेंड. फेयर फ्री क्रेडिबल इलेक्शन कभी नहीं हुआ बांग्लादेश में, कभी नहीं हुआ. लोग अगर बोलेंगे कि 96 में हुआ, मेजॉरिटी स्वीप इन किया, नहीं हुआ. 2008 में अगर बोलेंगे तभी नहीं हुआ. हाँ, परंतु उनको जेल हुआ था थोड़ी बहुत समय के लिए, शेख हसीना जी को, बिकॉज हर पार्टी क्रिएटेड सम रकस. और बीएनपी को भी जेल, खालिदा जिया को भी हुआ था. परंतु तभी भी करप्शन फ्री नहीं हुआ था. उस टाइम फखरुद्दीन अहमद, आई थिंक ही अंडर हिज रिजीम, वो केयरटेकर गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर था, और उनके अंडर में ये इम्प्रिजनमेंट हुआ था. उन्होंने एक बार कोशिश ज़रूर किया था कि बांग्लादेश गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की जितना भी काम है समाज को करप्शन फ्री बनाने का, परंतु वो नहीं हुआ. जैसे ही ये लोग दिसंबर 2008 में वापस आए, दोबारा वैसे बैलेट बॉक्स प्रॉब्लम शुरू हो गया. तो ह्यूमन राइट्स इज कम्प्लीटली नॉन एक्सिस्टेंट इन बांग्लादेश, एब्सोल्युटली नॉन एक्सिस्टेंट. हाँ, परंतु अगर आप इंडियन पासपोर्ट दिखाओगे तो थोड़ा सा चमका के रख सकते हो लोगों को. दैट इज हाउ आई हैड. हाँ, इंडियन पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे एक IT एक्ट है, बहुत ही हुलिगन एक्ट है, वो बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है. IT एक्ट के तहत वो किसी को भी उठा के अरेस्ट कर सकते हैं. अनबेलेबल है. IT एक्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उन लोगों का भी है, हमारा भी जैसे है, परंतु उसके तहत कुछ भी कर सकते, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ आपको ले जाएंगे उठा के. तो वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, वहाँ पे करंट जाता रहता है, कोई किसी को पता नहीं कब करंट आएंगे, कोई नंबर नहीं है जहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हो, है ना. और नाम में सेक्युलर है हर एक. अच्छा, ऑटो को वहाँ पे CNG बोलता है. ओके. और ऑटो जो है पिंजरा जैसे है. हर एक ऑटो के पीछे मैंडेटरीली लिखना पड़ता है अल्लाह ही सर्वशक्तिमान. अच्छा. हाँ, चाहे वो हिंदू का भी ऑटो हो, ही हैज टू राइट दैट. कोई भी हिंदू, मतलब वहाँ पे हिंदूज का मैं आपको और एक चीज बता सकती हूँ. देयर आर हिंदू बॉयज हु हैव डेलिबरेटली गॉट कैस्ट्रेटेड, बिकॉज कभी भी उनको कुछ हो जाए, कन्वर्ट करना पड़ सकता है. अब मुझे लगता है 2016 में वो एक रेस्टोरेंट में जो अटैक हुआ था ढाका में हुआ था. तो वो हमेशा आई थिंक जर्मन समथिंग, हाँ, तो जर्मन बेकरी वही था ना. हाँ. तो वो कभी भी हो सकता है. वहाँ पे हिंदू लड़कों को भी कलमा पूरा आता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. आई डू नॉट नीड दे आर गोइंग टू किल मी फॉर दिस, बट ऐसे है. ह्यूमन राइट्स सिचुएशन बहुत ही नादान है. इंडिया शुड इंटरवीन. और सबसे बढ़िया बात होगी अगर इंडियन गवर्नमेंट मालदीव्स में करके फंस गया है, मुझे पता है, परंतु फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को ना मिलिट्री बेस सेटअप करना चाहिए ढाका में, चिटागोंग में आपको पता होगा, वहाँ पे मिलिट्री बेस में PLN सोल्जर्स, मतलब चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी के सोल्जर्स को ट्रेन, वो लोग आके इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. चाइना का फुल पार्टिसिपेशन है बांग्लादेश में. बांग्लादेश की डेली रूटीन में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टूथपेस्ट टू द टूथपेस्ट एट नाइट, पूरा पार्टिसिपेशन चाइनीज चीज़ें. एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट चाइना. सो बांग्लादेश इंडिया से अभी केवल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादा वही लेता है, और तो हाँ, बांग्लादेशी लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो ज़्यादातर लेते हैं वहाँ इंडिया से. बट दे नीड इंडिया, दे कैन नॉट डू विदाउट इंडिया.
हाँ वो तो है, वो तो है, वो इंडिया। समझ में आता है, वो समझ में आता है। मुझे ये लगता है कि ये जो कल्चरल एक्सचेंज वाली जो बात है उसको हमेशा ट्राई किया जाना चाहिए, वही ट्राई करना चाहिए अभी क्योंकि फिलहाल। तो अच्छा तुम्हें ये लगता है कि चाइना और यूएस का बैटल ग्राउंड हो सकता है बांग्लादेश सम टाइम इन फ्यूचर? जिसका बहुत जैसे कि कॉक्स बाजार एरिया, US wanted to build a military base. That is what is the popular perception is. I'm not sure if US wanted or not. वहाँ पे एक ये बनाना चाह रहे थे बेस, ताकि वो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश सबके ऊपर नजरदारी कर सकते हैं। मतलब ये बांग्लादेशीज बोलते हैं कि US दादागिरी करना चाहते थे। तो ये पॉपुलर परसेप्शन तो है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, US और चाइना कभी वॉर नहीं करेंगे। नहीं वो तो बांग्लादेश इज नॉट वेरी रिच इन इकोनॉमी, तो वहाँ कुछ है नहीं, वैसे भी ऑयल है नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे पानी है, पानी में मछली है, मछली जल की रानी है, ये सब भी है, परंतु US विल नॉट कम डाउन टू बांग्लादेश, है ना। परंतु हाँ, US समटाइम्स टेक पार्ट इन द CTG, केयरटेकर गवर्नमेंट होना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें बोलते अभी तो वो भी हालत छोड़ दिया बेचारा। परंतु वो वॉर, मुझे नहीं लगता कि वो वॉर, क्या क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम, आप बोल सकते हो कि 2041 में वो होने वाला है, दे वांट टू बिकम, वो एक प्रोजेक्शन है, हाँ मतलब तो होंगे ही, हाँ, इट इज अ होप दैट दे हैव केप्ट। ठीक है, मातरबाड़ी पोर्ट होने के नाते उन लोगों का ट्रेड भी बहुत बढ़ 2026 से मातरबाड़ी पोर्ट ऑपरेशनल हो जाएंगे। जापान इज एन अम्ब्रेला नेशन ऑफ द US, तो जापान उनको बैक किए हैं। But Bangladesh is actually striking a delicate balance between US, trying to at least China and strike a India. balance, Delicate balance वो लोग ट्राई कर रहे हैं। जब तक आप बांग्लादेश की इंट्रिकेट इंटीरियर हिंटरलैंड्स में नहीं जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या खेला जा रहा है वहाँ पे। परंतु ये भी बात है कि बांग्लादेश की ट्रेजरी एकदम खाली है, वो बस प्रोजेक्शन है, और वो प्रोजेक्शन अगर नहीं रहेंगे तो जनता वहाँ की इतने एजिटेटेड हो जाएंगे कि उसका असर हम पे पड़ेगा। नहीं वो हाँ हम पे पड़ेगा। इनफैक्ट अगर इस साल शुरू में देखा जाए ना, तो जो इकोनॉमिक वेलबीइंग थी बांग्लादेश की, जिसको लेकर के लोग बहुत बुलिश थे, एक्सपोर्ट इकोनॉमी को लेकर के, और ये कहा जाता था कि एपरल्स पे और फैब्रिक पे बांग्लादेश भी पूरे यूरोप में बेच, या जैसे अपने यहाँ एक ये भी हुआ था ना कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है। हाँ। तो सवाल वही है कि उस इकोनॉमिक वेलबीइंग को क्या सस्टेन कर सकता है बांग्लादेश करेंटली जो हाल है। खासकर इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो सिनेरियो तुमने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, करप्शन है, तो कैसे सस्टेन करेगा उसको। मतलब जैसे अभी का मैं कलकत्ता का पॉपुलर, अभी 10 दिन पहले का वो बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में प्याज की कमी हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन लग गया है एक्सपोर्ट पे। तो अगर इस तरह का सिनेरियो रहेगा तो समय समय पे तो हमेशा डिटेल होती रहेगी इकोनॉमी। इसका मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पहले तो हमको इसकी सच्चाई जांच लेना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है भी या नहीं। सिनेरियो से नहीं लगता है कि ज़्यादा है, ठीक है, गरीबी बहुत है, बहुत। आप रेलवे स्टेशन में चले जाओ, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन लोगों की है। आप एयरपोर्ट में चले जाओ, पूरा एयरपोर्ट में एक वॉशरूम, मैं इंडिया से गई, वो भी दिल्ली से, मैं तो हैरान हो गई कैसे एक वॉशरूम, वो भी हमारा सुलभ से भी ज़्यादा गंदा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम कितना है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये एक मिरर इमेज है या फिर ये एक मिराज है कि दिखाया जा रहा है हाँ हम उन्नति कर रहे हैं, है भी कि नहीं, ये तो पहली क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि गारमेंट सेक्टर, आप जो बोले हो कि बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स इन यूरोप, ये क्रिएटेड ट्रूथ है। अगर ये ट्रूथ नहीं रहेगा तो दे विल कम एंड फॉलो अस। इंडिया ही प्रमोट करे, हाँ जाओ भाई जाओ, तुम एक्सपोर्ट करो, जितना हो गारमेंट्स तुम एक्सपोर्ट करो, तुम बस इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाओ। तो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा रहेगा, हाँ वो हमेशा रहेगा। मुझे भी ये लगता है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैलेंस नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। कि होता है ना कि जब ग्रो करते हैं तो सारे सेक्टर थोड़ा थोड़ा करके एक साथ करते हैं, नहीं, वो एक वाला साथ नहीं। वो वाला बैलेंस नहीं है। अभी क्या है, अभी ना क्या है कि आई विल नॉट से कि शेख हसीना इज नॉट ट्राइंग, वो काफी उन्नति हाँ, किया भी है। limitations होंगे। हाँ, उनका काफी लिमिट, करप्शन इतना है, उनके अपने कैबिनेट में लोग पैसा खा रहे हैं, बहुत करप्शन है। और गारमेंट सेक्टर का क्या है कि बांग्लादेश हैज ऑलवेज बीन अ प्रोड्यूसर ऑफ गारमेंट्स, वो क्योंकि हम लोग उनको प्रोड्यूस करने दिया, इसीलिए दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो उनका जो गारमेंट्स सेक्टर्स जो है, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल बेल्ट, वो चिटागोंग में है, जिसको हम बोलते हैं कि चिटागोंग प्रोसेसिंग इकोनॉमिक जोन, CPZ, कर्णफुली प्रोसेसिंग इकोनॉमिक जोन। बट वो सारे चीज अभी चाइना प्रोसेसिंग इकोनॉमिक जोन हो रहे हैं। चिटागोंग में नहीं, सिर्फ बाकी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब जगह में चाइना का एक एक इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, जो कि जिसका आदेश पास हो गया है। ठीक है, सस्टेन करने की बात मैं ये कहूँगी कि अगर वो सस्टेन करना भी चाहे तो उसमें भी चाइना का ही हाथ रहेंगे। चाइना हर चीज में है, तो चाइना की ही सहारे से वो लोग सस्टेन करना चाहेंगे। बट टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द हम्बनटोटा पोर्ट एंड व्हाट श्रीलंका हैज गॉन थ्रू, आज से 2-3 साल में या फिर 5 साल में चाइना का मतलब बांग्लादेश का क्या स्थिति होंगे, वो हमारे गोद में बैठे रहेंगे कि चाइना की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे रहेंगे, सब चीज़ें बहुत क्वेश्चनेबल है। इट रिमेन्स टू बी सीन, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि इकोनॉमिक जो हम लोग बोल रहे हैं कि वो डेवलपिंग मिडिल इनकम कंट्री हो जा रहे, स्मार्ट नेशन हो जा रहे, दीज आर जस्ट स्पेक्यूलेशंस सिटिंग इन 2024 और 23। अभी क्या है कि वो आने के बाद, बिकॉज चाइना का बहुत बहुत ज़्यादा डेटा बहुत रिलायबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। और मैंने खुद आंखों से देखा चाइना की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, एंड चाइनीज पार्टिसिपेशन शुड ऑलवेज बी क्वेश्चन्ड। और एक चाइना का एक मज़े की बात ये बताऊँ आपको कि चाइना ना ब्राइब करने के लिए बहुत अच्छा, बांग्लादेश की जो यूथ है दे स्ट्राइव टू गो एंड वर्क फॉर अ चाइनीज कंपनी, जैसे कि ब्रिटिश की एरा में हम लोगों के यहाँ पे होते थे। ठीक है, तो दे लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग फॉर द चाइनीज पीपल। और वो लोग ब्राइब कैसे करते हैं, उन लोगों की पॉकेट में हमेशा फ़ोन कैरी करते हैं। किसी को भी जाके, मतलब ये मैंने सुना है हमारे भाई से वहाँ पे, कि कहीं पे भी मीटिंग में जाते हैं ना, इन्वेस्ट करना है उनको, सोचो कि आपके घर है, आपके मकान को उनको कुछ करना है, वो जाके पहले ही आपको एक Xiaomi मोबाइल गिफ्ट करेंगे। So they bribe people like hell. They just bribe people and then they bring them into their own boundaries. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। जापान अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं। पहले क्या था कि शोनाडिया पोर्ट बोल के एक चीज़ बन रहे थे, ठीक है, विच इज़ 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मातरबाड़ी। तो शोनाडिया पोर्ट पूरा ही चाइनीज़ को फंड करना था, परंतु विद द हेल्प ऑफ इंडिया, US एंड जापान, बांग्लादेश वॉज कन्विंस्ड टू कॉल दैट प्रोजेक्ट ऑफ। फाइनली 2020 में उन्होंने कॉल ऑफ किया प्रोजेक्ट को। उसके बदले 25 किलोमीटर्स अवे मातरबाड़ी पोर्ट बना। जापान के जाइका ने वहाँ पे पूरा फंडिंग जापान ने किया। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, सब कुछ असिस्टेंस इंडिया ने किया। और इंडिया की जो महिंद्राज है वो लोग वो शोनाडिया पोर्ट की एरिया में एक इको टूरिज्म पार्क बना रहे हैं। तो इंडिया अगर इसी छोटे छोटे स्टेप्स में चलते रहे, जैसे कि डेवलपमेंटल आइडियाज देना, आइडिएशन करना उनका कि कौन सी दिशा में तुमको अच्छा चीज़ें मिलेंगे, फिर उसके साथ साथ ये जो असिस्टेंस सर्विस जो इंडिया बहुत करता है बांग्लादेश में, US कुछ कर रहे हैं, इंडिया जाके असिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज रीजनल लैंग्वेज, रीजनल रीजनल हैबिट्स सबसे ज़्यादा इंडियंस को आते हैं। है, हाँ, तो यू विल फाइंड मेनी बंगालीज आर इन्वॉल्वड इन ऑल दीज थिंग्स ना, क्योंकि भाषा हम लोगों को समझ आते हैं। बांग्लादेश मतलब वी स्पीक द लैंग्वेज ऑफ वन एंटायर नेशन, तो बहुत बंगालीज भी इन्वॉल्व है इसमें। तो इंडिया अगर इसी छोटे छोटे, नॉट ओनली कल्चरल डिप्लोमेसी, वही मेरा कहने की मतलब है, डेवलपमेंटल आइडियाज़ देना, असिस्टेंस करना है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी करना। और दूसरी बात, इंडिया को थोड़ी बहुत उन लोगों की एजुकेशन सेक्टर में भी घुसना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की एजुकेशन सेक्टर, मतलब जैसे कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ जो है, मतलब डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ जो है, वो आप मिलिटेंसी से सिर्फ नहीं बंद कर, आप नॉट मिलिटेंसी, पार्डन माय वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड, मिलिट्री मेजर्स से आप हमेशा नहीं, आप एक टेररिस्ट को मारोगे दूसरा क्रिएट हो जाएंगे, दूसरा को मारोगे तीसरा, उनका फॉलोइंग्स है काफ़ी सारे।
तो आपको आइडिया पे वॉर करना चाहिए, Right. उस आइडिया को किल करना है। तो उस आइडिया को इरेडिकेट करने के लिए आपको उस देश का सिर्फ इकोनॉमी नहीं, एडुकेशन पे घुसना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे भी प्रयास कर रहे हैं, तो एडुकेशन को टू डीकम्युनाइज एडुकेशन, दैट इज अ वर्ड आई हैव क्रिएटेड, मतलब कम्युनिज्म की उससे उसको मुक्त करने की प्रयास हम इधर भी करें। तो वहाँ पे जाके आपको डी इस्लामाइज करना पड़ेगा एडुकेशन को। जब तक इंडिया उन लोगों की एडुकेशन में नहीं घुसेंगे, तब मुझे नहीं लगता कुछ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएंगे। पहले तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना पड़ेगा, उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सस्टेन हो गया तो हो गया, उसको फिर देन यू हैव टू प्रोग्रेस। तो ये 3 स्टेप अप्रोच इंडिया को लेना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। गुड गुड गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जी जी, थैंक यू। हमें मिली तुम्हारे आने से। और हम बांग्लादेश, केवल बांग्लादेश ही नहीं, हमारे आसपास के जो पॉलिटिक्स को लेकर के या बाकी इशूज़ को लेकर के हम फिर फ्यूचर में कभी बैठेंगे। और मुझे आशा है कि तुम्हारे पास समय रहेगा वापस आने का। जी जी। और तुम्हारा जो अनुभव है उसका वो हम भी सुन सकेंगे। बिल्कुल। ठीक, नमस्ते। नमस्ते।